हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज आपका मैराथन सेशन है। जिस भी एग्जाम में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होगा, मैं आपको प्रॉमिस करके बोलता हूं इस मैराथन सेशन में, चाहे ये 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 घंटे, जितने का भी होगा, जितने का भी बन पाएगा मेरे से उतने का मैं हर एक चीज आपको रीजनल इंटरनेशनल जो भी बनता होगा सब इसमें कवर कर दूंगा। जैसे आपका लैब अटेंडेंट में मेंशन है ये सिलेबस में, कांस्टेबल में ये मेंशन होता है। उसके बाद जितने भी जेकेएसबी एग्जाम्स हैं, ये अगर ना भी मेंशन हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तब भी इनमें से एक ना एक सवाल जो है, चाहे वो हेडक्वार्टर्स पे बने चाहे किसी पे बने, एक सवाल बन जाता है। यहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही लेक्चर में दे दूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर और हाइप कर दिया करो, ताकि बहुत लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें पहुंच सके। हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले किसका नाम आता है, आपका यूएन का आता है। यहाँ पे सिर्फ वही चीजें पढ़ने के लिए नहीं है कि यूएन क्या है, कितने इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर, सिर्फ वही चीजें पढ़ने वाली नहीं है। यूएन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो यूएन का किस तरीके से बनता है, यूनाइटेड नेशन आपको पता है ये। पहला क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि जो वर्ड है यूएन, ये किसने कॉइन किया है। ठीक है, जो वर्ड यूएन है, वर्ड वाज कॉइन्ड बाय। अब देखो मैं सारी चीजें यहां पे लिखूंगा नहीं एक एक चीज, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। यहां पे तो मैं स्टार्ट है तो कर दे रहा हूं आपको। वर्ड वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था, फ्रैंकलिन, FRANKLIN, फ्रैंकलिन रूसवोल्ट। कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भैया वर्ड जो है यूएन किसने कॉइन किया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन, जो लोगो है यूएन का, लोगो ऑफ यूएन जो है वो किसने दिया है, वो दिया है आपका ओलिवर, OLIVER लिंकन ने। किसने, ओलिवर लिंकन ने दिया है। तो आपके यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो यूएन का वर्ड जो है, जो वर्ड है किसने कॉइन किया, फ्रैंकलिन रूसवेल्ट। ये वोल्ट नहीं होगा, वेल्ट होगा यहाँ पे, ये याद रखना, कई बार थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है। फ्रैंकलिन रूसवेल्ट और ओलिवर लिंकन, ये 2 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो यूएन है क्या हमारे पास, यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन मकसद क्या था, क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग पीस। ठीक है, पीस को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, जो भी इसके मेंबर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, इतना समझ आपको आया। अभी स्टार्ट करते हैं कि भैया ये फॉर्म कब हुआ था। तो यूएन की फॉर्मेशन जो है वो कब हुई थी, 1945 को। अगर स्पेसिफिकली डेट की बात करूं, बहुत बार पूछा जाता है, 26 जून 1945 को यूएन क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। अब फॉर्म, फॉर्मेशन और इफेक्ट जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये हुआ था फॉर्मेशन। अब पूछा जाता है दूसरा कि ये फोर्स में कब आया। ठीक है, तो फोर्स में कब आया था, ये 24 अक्टूबर 1945 को कब आया, ये फोर्स में आया। और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग इसकी जो है वो कब हुई। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई यूएन की, ये हुई जनवरी 1946 में। और फर्स्ट मीटिंग किसकी थी, इसको क्या बोला जाता है, यूएन जनरल असेंबली मीटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, UNGA आगे हम पढ़ेंगे वैसे, बट यहां पे आप इतना याद रखो कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, जनवरी 1946। ज्यादातर कंफ्यूजन कहां पे होती है, 1945 1945, तो दोनों में सेम है, डेट में कंफ्यूजन होती है, 26 जून और 24 अक्टूबर। अब देखो कैसे याद रखना है, आपको पता है फॉर्म पहले हुआ होगा, तो जून पहले है, इसका मतलब फॉर्म पहले हुआ होगा, तो जून में तो हुआ होगा फॉर्म, और अक्टूबर में कब आया होगा, फोर्स में आया होगा, क्योंकि अक्टूबर बाद में आता है। इतना तो महीना तो आपको याद हो गया होगा, जून पहले है इसका मतलब फॉर्मेशन पहले, अक्टूबर बाद में इसका मतलब फोर्स में बाद। अब जून महीना पहले आता है तो डेट बाद में आएगी। समझ रहे हो कि यहां 26 है, यहां 24 है, ये डेट पहले है, ये डेट बाद में है। तो यहां अगर महीना पहले है तो डेट बाद में होगी, महीना बाद में है तो डेट पहले होगी। आई होप अब आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और आया कब था ये, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, LEAGUE, लीग ऑफ नेशन, ये फेल हो गया था। लीग ऑफ नेशन कब था, 1920 में। ये बना था थ्रू पेरिस पीस एग्रीमेंट, पेरिस पीस एग्रीमेंट। ये फेल हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद क्या हुआ, क्या बना आपका यूएन, इसके बाद बना। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। अब देखो, अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि यूएन चार्टर में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। यूएन चार्टर में हमारे पास क्या है, एक है प्रियम्बल। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं यूएन चार्टर। अब आप बोलोगे कि सर मुझे नोट्स दो, आपको कुछ भी नोट्स में से समझ नहीं आने वाला, सिर्फ आपको ये चीजें समझ आएंगी इस नोट्स में से, और ये चीजें आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। जो ये मैं चीजें यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो चीजें आपको याद रखनी है। और हमेशा ऐसे सेशंस में मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी जो है अपनी साथ साथ रखो, क्योंकि मैं इस सेशन में स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 4-5 घंटे का सेशन हो। स्पीड भी ज्यादा रखूंगा और बोलूंगा भी ज्यादा चीजें, तो आपके पास पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो यूएन चार्टर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक हमारे पास है प्रियम्बल, एक क्या आ गया, एक आ गया प्रियम्बल।
उसके बाद 111 इसमें क्या है, आर्टिकल्स। 111 क्या है, आर्टिकल्स। और उसके बाद इसमें क्या है, 90 क्या है, चैप्टर। कई बार आपको डायरेक्टली यही पूछ लिया जाएगा कि भैया इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, इसमें कितने हैं, 111 आर्टिकल्स हैं, 90 इसमें चैप्टर्स हैं और एक इसमें क्या होगा, प्रीएम्बल होगा। इतना आपको समझ आ चुका, इतना समझ आ चुका अगर आपको, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ। आर्टिकल्स में मैक्सिमम आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन 3 से 4 आर्टिकल्स आपको ऐसे हैं जो आपको पूछे जाते हैं कई बार। ये आपको यूपीएससी या फिर केएएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कई बार। आर्टिकल 4 जो है वो डील करता है मेंबरशिप पे, ठीक है। डील किससे करता है, मेंबरशिप के साथ डील करता है। आर्टिकल 5 जो है वो डील करता है सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, कि अगर किसी मेंबर को सस्पेंड करना है तो कौन सा आर्टिकल डील करेगा, 5 करेगा। आर्टिकल 6 जो है वो डील करता है निकालना है किसी को बाहर, एक्सपेल्शन को के साथ डील करता है। तो यहाँ पे 3 चीजें पूछी जाती हैं, 4 मेंबरशिप के साथ, 5 सस्पेंशन के साथ, 6वां एक्सपेल्शन के साथ। ये आप याद रख सकते हो एमएससी करके, ठीक है। कैसे, एमएसई करके, ये मेंबरशिप, ये सस्पेंशन, ये एक्सपल्शन, एमएसई करके आप 4, 5, 6 आर्टिकल्स को याद रख सकते हो। इतना समझ आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 1946 में आपको पता है, 1946 बोल रहा हूँ, 1945 में क्या हो गया, इसका गठन हो गया, फोर्स में आ गई। 1946 में इसकी पहली मीटिंग होगी। अब 1947 में क्या हुआ, क्या बना, कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको क्या बोला जाता है, 1947 में बोल रहा हूँ, 1947 में यूएन कोर्ट ऑफ जस्टिस आया सामने, जिसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे भी बोला जाता है। 1948 में क्या सामने आया, यूएन ने अडॉप्ट किया, यूएन एडॉप्टेड यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। 1948 में डेट बहुत बार पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं मेंबर्स की तो 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, और लास्ट मेंबर कंट्री जो है वो साउथ सूडान जो है वो इसकी मेंबर कंट्री है, लास्ट 193 जिसने ज्वाइन किया था 2011 में। इतना समझ आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स, जब ये फाउंड हुआ था 1945 में, तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, तो बात करूं तो 51 इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एक फैक्ट की तरह है, तो आप लोग इसको रख लो। 51 इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया भैया। ये तो पता चल गया कब आया, कब फोर्स में आया, कब पहली मीटिंग हुई, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन कब किया। इंडिया ने ज्वाइन किया ऑन 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 30 अक्टूबर मतलब 6 दिन बाद ही, 6 दिन बाद किससे, देखो 24 अक्टूबर 1945 को कब आया फोर्स में, और 30 अक्टूबर 1945 को ही इंडिया ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और ये भी पूछा जाता है कि थ्रू किसके, ठीक है, किसके थ्रू ज्वाइन किया, तो बाई आर्कोट, ARCOT रामास्वामी। ये नाम आप याद रखना कि इनके थ्रू इंडिया ने क्या किया, ज्वाइन किया। ये आगे नाम आएंगे सारे कि कौन क्या था, कौन पहला था, कौन लास्ट वाला था, कौन प्रेजेंट है, ये सारे नाम आपके आएंगे, बट इतना आप याद रखना। इतना समझ आ गया। आगे अगर हम चले, आगे क्या है, आगे इसका आ गया हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे हैं, आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क में है। अब इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। कितनी, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी है भैया, एक है आपकी अरेबिक, ठीक है, दूसरी है आपकी चाइनीज़, तीसरी है आपकी इंग्लिश, ये तो होगा ही होगा, उसके बाद है आपकी फ्रेंच, उसके बाद है आपकी रशियन, उसके बाद है आपकी स्पेनिश। ये 6 इसकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो याद कैसे रखना है, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। देखो कई बार लोग क्या करते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं ऐसे, जैसे ए है तो मतलब अरेबिक है, इसका मैंने ए पकड़ लिया, यहाँ से सी ले लिया, यहाँ से ई ले लिया, यहाँ से एफ ले लिया, आर ले लिया, एस ले लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ऐसा मतलब वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे ही याद रख सकते हैं। ये एस है तो एस आपको पता है, पहला पता जो होता है ताश का एस, और यहाँ से FRS या SRF या RSF, कुछ इस तरीके से जो है वो याद रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी आप याद रख सकते हो। नहीं तो देखो ए है सबसे पहला, बीच में से बी को छोड़ दिया, फिर क्या आ गया सी के बाद आपको डी को छोड़ दिया, फिर क्या आ गया ई। तो ए से आ गया आपका अरेबिक, बी को छोड़ दिया, सी से आ गया चाइनीज, डी को छोड़ दिया, ई से आ गया आपका इंग्लिश, उसके बाद एफ भी है साथ में ही तो आपका फ्रेंच, उसके बाद आपको 2 याद रखने पड़ेंगे, RS जो कि है रशिया और स्पेन। इस तरीके से आप जैसे चाहो, जिस तरीके से आप चाहो याद रख सकते हो। अब देखो यूनाइटेड नेशन के ना हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। क्या है, ये मेरे पास यूएन था, यूएन के हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और 6 मेरे पास इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं क्या है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये आपको याद रखना है, जिसमें अगेन कितनी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। देखो जब सारे हेडक्वार्टर्स में पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा कि किसका हेडक्वार्टर्स आपको कैसे याद रखना है। कुछ कुछ के मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, कुछ कुछ के मैं आपको उसी समय लास्ट में एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, न्यूयॉर्क में है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना,
ये हमारे पास है मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये क्या है? मेन गवर्निंग बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। जितने उसमें मेंबर है सारे के सारे कंट्री मेंबर्स जो है वो इसमें है। इसको हेड कौन करता है? हेडेड बाय प्रेसिडेंट। हेडेड बाय प्रेसिडेंट इसको हेड करता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो है वो एक ही साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हु इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 1 ईयर। उसके बाद यूएनजीए ये भी डिसाइड करता है, इस मैटर्स पे भी डिसाइड करता है। किस पे? डिसाइड्स क्या बोल रहा हूँ, डिसाइड्स द मैटर्स लाइक एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। अगर किसी न्यू मेंबर को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, स्कूल की तरह मान लो जैसे साउथ सुडान था 2011 में, न्यू ऐड हुआ, तो न्यू एडमिशन अगर किसी को चाहिए तो वो भी जो है मेंबर कंट्री को, वो कौन डिसाइड करता है आपका? इन मैटर्स पे यूएनजीए ही डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से एक चीज क्या पूछी जाती है? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित क्योंकि इंडिया से हैं, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सिस्टर ऑफ JL नेहरू जो है, ये थी इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन क्योंकि इंडिया से हैं तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन फ्रॉम इंडिया, इस तरीके से कुछ पूछा जाता है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो क्या थी? वो थी इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और क्या थी ये विजय लक्ष्मी पंडित? कौन थी? ये थी सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। याद रखना ये चीज। ठीक है, उसके बाद अब इसका ये, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो मैं बता दिया। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जब को आपको क्वेश्चन आता है ना, ये जब आपको सिलेबस में मेंशन होता है कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसे फर्स्ट करके मेंशन होता है ना, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए जो है वो कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजी है ए जो कौन था? वो था आपका पॉल हेनरी HENRI स्पार्क करके। कहाँ से? बेल्जियम से, BELGIUM। ये थे हम इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। और अभी इसके रिलेटेड रीसेंट क्या चीज़ है? इसके रिलेटेड रीसेंट ये चीज़ है कि 80th सेशन जो हुआ किसका? यूएनजीए का। कब? 2025 में। और इसके जो है, इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? ठीक है, प्रिसाइडेड बाय, इसके प्रेसिडेंट कौन है? ANNALENA एनालेना BAER बियरबॉक। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हो सकता है 70th 80th ना पूछा जाए, 79th पूछ लिया जाए पिछला। तो ये 2024 में हुआ। इसके प्रेसिडेंट फिलिमोन यंग, PHILEMON, फिलिमोन यंग जो है वो इसके प्रेसिडेंट थे। ये कहाँ से थे? कैमेरूनियन प्रेसिडेंट। अब ठीक है, इतना पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल कभी कभार मेरे पास ये डेटा होता है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, और ये क्या करती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यही क्या करती है? यही अपॉइंट करती है। अपॉइंट किसको करती है? सेक्रेटरी जनरल को जो अपॉइंट करती है वो यही करती है। अब बात की जाए फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की, तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? TRYGVE ट्रिविग जैसे भी बोलो आप इसको, नॉर्वे से थे। ट्रिविग ली करके नॉर्वे से थे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। अगर मैं बात करूं, अब मैं अगर बात करूं अभी, तो इस समय कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ANTONIOGUTERRES। ये आपको याद रखना है। ये है कौन से? अभी इसके सिक्योरिटी जनरल। और ये है आपके 9th, कौन से हैं? 9th सेक्रेटरी जनरल। और इनका टर्म जो है वो 2017 से स्टार्ट हुआ था। ये आई थिंक इनका सेकंड टर्म चल रहा है। इतना आपके लिए जो है यूएनजीए के लिए बहुत सारा है। एक बार एक पॉइंट आपका और ऐड किया जाता है इसमें, ये पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अप्रूव करती है यूएन का बजट? तो यही है यूएनजीए जो अप्रूव करती है, अप्रूव्स यूएन बजट जो है इसका। कौन अप्रूव करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वही अप्रूव करती है। ठीक है, और इसमें से यही करती है इलेक्ट करती है किसको? नॉन परमानेंट मेंबर्स को इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? इलेक्ट करता है, सॉरी, यही करता है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल को भी कौन ये करता है? ये मैंने बता दिया आपको, अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल को। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे यही अपॉइंट करता है किसको? सेक्रेटरी जनरल को। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे
इतना आपको जो है वो आपका काफ़ी रहेगा इस चीज़ के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, फैक्ट बेस्ड रहेंगे और इन्हीं में से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जनरली अभी जो मतलब करंट अफेयर पूछा जाता है वो इनमें से पूछा जाता है। जैसे 80th सेशन जो है वो UNGA का 2025 में हुआ, कौन उसका प्रेसिडेंट था, ये कहाँ से थे वो ये नहीं पूछा जाएगा। तो 79 पूछ लिया जाएगा। 2024 में फिलिमोन योंग ये पूछ लिया जाएगा। नहीं तो पहले आपके कौन थे वो पूछ लिया जाएगा। अभी आपके कौन है वो पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट फीमेल कौन थी वो उस तरीके से पूछ लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए याद रखने के लिए ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन पे। तो अब बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल ऑर्गन की जो है UNSC। UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ना एक इसमें से पूछ लिया जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जिसका काम क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। ठीक है, इसका काम क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन का काम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली तो UNSC का। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये क्या है, कई बार ये भी पूछा जाता है, कई बार हमने देखा कि हम लोग सैंक्शंस लगा देते हैं या फिर कोई कंट्री किसी कंट्री पे क्या लगाती है, सैंक्शंस लगा देती है। तो किसी किसी केसेस में ऐसा बोला जाता है, इन सम केसेस, यहां पे मैं लिख देता हूं, इन सम केसेस यही जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये सैंक्शंस लगा सकती है या फिर फोर्स कर सकती है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ऑल्सो इट कैन ऑथोराइज मिलिट्री एक्शन। ठीक है, ये क्या कर सकती है, मिलिट्री एक्शन ले सकती है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क में है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ शुरू होती हैं, जैसे इसके कितने मेंबर्स होते हैं भैया, इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स जो हैं वो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं या फिर जिनको मैं बोलता हूं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, और जो 5 मेंबर्स हैं वो क्या है, इसके परमानेंट मेंबर्स। कैसे हैं, परमानेंट मेंबर्स। और उन 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन आता है, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ठीक है, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत कौन कर रहा है, चाइना ही दिक्कत कर रहा है, जो इंडिया को घुसने नहीं दे रहा। को कई बार कहीं कहीं पे P5 भी लिखा होता है। ठीक है, कई बार क्या लिखा होता है, इसको P5 कंट्रीज भी लिखा होता है, और कई बार P5+1 भी आता है, जिसमें 1 में क्या आता है, जर्मनी आता है। ऑल्दो ये आपके मतलब लेना देना आपसे है नहीं, बट हो सकता है कई बार P5 ऐसा पूछ लिया जाए कि P5 जो है वो ग्रुप ऑफ कौन सी कंट्रीज है। कई बार JKSB का दिमाग जो है वो खराब होता है, वो किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। अब जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं कहाँ गए, ये जो टेम्पररी या नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसको इलेक्ट किया जाता है कितने साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको कितनी देर के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इंडिया जो है 8 टाइम्स इंडिया जो है इसका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। 8 टाइम्स इंडिया जो है वो क्या रह चुका है, नॉन परमानेंट मेंबर इसका रह चुका है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, UNSC की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है आफ्टर एवरी मंथ, AFTER, आफ्टर एवरी मंथ ये रोटेट होती जाती है अपने 15 मेंबर्स के अंदर ही। ठीक है, हर मंथ क्या हो जाती रहती है, इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। अब इसमें जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं भैया, उनके पास एक पावर है जिसको बोला जाता है वीटो पावर। क्या बोला जाता है, वीटो पावर। अगर मैं वीटो पावर की भी बात करूं तो हमारे पास पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, बस इतना डीप में घुसूंगा नहीं। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर पावर दी गई है कि सपोज करो कि अगर ये पांचों के पांचों मेंबर्स अगर किसी चीज पे राजी होंगे ना तो तभी वो चीज अप्रूव हो जाएगी। जैसे वोटिंग की जाएगी सपोज कि क्या इंडिया को एज अ 6th परमानेंट मेंबर जो है वो ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाए। सारे के सारे मेंबर्स 4 मेंबर्स जो है US, UK, फ्रांस, रशिया जो है ये तो मान जाएंगे, लेकिन चाइना एक मेंबर है जो नहीं मानेगा। तो जब तक चाइना नहीं मानेगा, एक भी अगर इसमें से ऐसा हो कि जिसने क्या कर ली, अपनी नेगेटिव वीटो पावर यूज कर ली, मतलब वो नहीं मान रहा, इसका मतलब इंडिया एज अ 6th मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक पांचों के पांचों जो है वो नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड चीज आ गई आपकी, एक सेकेंड रुको, हाँ थर्ड चीज क्या आ गई इसमें, ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ UN। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ UN बोला जाता है इसको। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका हेडक्वार्टर्स अगर मैं बोलूँ या फिर ऐसा बोलूँ कि सीट इसकी कहाँ पे प्रेजेंट है, हेग, HAGUE सॉरी, नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ पे, एट पीस पैलेस। क्या बोला जाता है इस जगह को, यहाँ पे जो है क्या बोला जाता है उसको, पीस पैलेस। उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, और ICJ को इसका दूसरा नाम क्या है, वर्ल्ड कोर्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ल्ड कोर्ट भी इसको बोला जाता है।
इसकी जो हेयरिंग्स होती हैं, मतलब सुनवाई होती है, वो पब्लिक होती है। ठीक है, क्या होती है? पब्लिक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेयरिंग्स आर ऑलवेज पब्लिक। क्या होती है? पब्लिक होती है। इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो कि क्या क्या है? आपकी फ्रेंच है एंड आपकी इंग्लिश जो है, इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसमें दो टाइप्स ऑफ केसेस जो है वो चलते हैं, टू टाइप्स ऑफ केसेस इसमें चलते हैं। सबसे पहला क्या चलता है? सेटलमेंट केसेस। कई बार आपको क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सेटलमेंट केसेस बिटवीन टू कंट्रीज जो है, कौन सी बॉडी एज अ सेटलमेंट एक्ट करती है बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो है आईसीजे है। दूसरा क्या केस चलते हैं इसमें? एडवाइजरी केस। कैसे? एडवाइजरी केस, कि अगर किसी कंट्री को एडवाइस चाहिए, ओपिनियन चाहिए यूएन से, तो उसको कौन एडवाइस करता है? आईसीजे, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या करेगा? एडवाइस करेगा। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, इसमें 15 जजेस होते हैं। क्या होते हैं? 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है फॉर 9 ईयर्स। कितने साल के लिए? फॉर 9 ईयर्स। और ये इलेक्ट करता कौन है? यूएनजीए, अभी जो बताया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इनको क्या करती है? अपॉइंट करती है। उसके बाद जो 1/3 जजेस हैं, ठीक है, 1/3 जजेस जो है वो इलेक्ट होते हैं आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। इलेक्टेड आफ्टर एवरी 3rd ईयर के बाद 1/3 जजेस जो है वो इलेक्ट होते हैं। उसके बाद एक जज होता है, मतलब 1 जज पर कंट्री। ठीक है, एक जज होता है क्या? पर कंट्री। अब आपको देखो, यहाँ पे मुझे आपको 2 से 3 चीज़ें बतानी है। एक जो है, अभी जो इसके हैं प्रेसिडेंट, वो कौन है? जस्टिस नवाब सलाम। जस्टिस बोल रहा हूँ, जज नवाब NAWAF लेबनान के हैं ये, सलाम SALAM। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इंडिया से अगर मैं बात करूं तो कौन है? जज दलवीर, DALVEER, दलवीर भंडारी, BHANDARI। ये नाम आपको एक याद रखना है। उसके बाद आपको 2 नाम और याद रखनी है। इसमें मोस्ट कंफ्यूजन जो है इसमें इन दोनों नामों में होती है। क्या नाम है इसके? एक तो है सर बंगाल, BENEGAL, बेनेगाल नरसिंह राव, NARSING नरसिंह राव, एक ये नाम है। और दूसरा नाम है आपका नागेंद्र सिंह, NAGENDRA, नागेंद्र सिंह। ये आपके 2 नाम हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि कौन सा भैया प्रेसिडेंट है, कौन सा फर्स्ट जज है, या कौन सा पहला जज है इंडिया से, कौन सा प्रेसिडेंट है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सर्च करके मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि आपने खुद अगर एक बार देखा होगा ना, तो आपको जो है वो थोड़ा सा दिमाग में घुसेगा। मैं बताने से तो बता दूंगा कि ये भैया प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट जज है, या कौन प्रेसिडेंट है, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार खुद देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से बोल रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और आया भी है शायद लास्ट टाइम किसी एग्जाम में, अभी लास्ट ईयर ही शायद, लास्ट ईयर किसी एग्जाम में आया भी है, ये पूछ चुके हैं ये चीज़ें। तो ये आप मुझे कमेंट में बताना, नहीं भी बताना है मुझे, लेकिन अपने पास ये रखना। तो 3 ऑर्गन हम लोग कर चुके। चौथे ऑर्गन की बात है, तो चौथा ऑर्गन हमारे पास क्या है इसका? ECOSOC सॉरी, ECOSOC मतलब UN इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सोशल काउंसिल। कई बार तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ही, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मतलब ये फुल फॉर्म में आपको पूछ ली जाती है। अब ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ यूएन। इतना हमको याद रखना नहीं है। इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके? 54 मेंबर्स हैं। एक बार ना ये चीज़ें ना लास्ट में जब एग्जाम देने जाते हो ना, क्योंकि ये कैसे डेटा होते हैं, ये आपके डायनेमिक डेटा है, ये चेंज होने वाले डेटा, तो इसीलिए इसको मैं स्टार मार्क इसलिए करता हूँ कि ये लास्ट में आप लोग देख लेना। इलेक्ट कौन करता है इनको? बाय 54 मेंबर इलेक्टेड बाय UNGA फॉर 3 years टर्म। ठीक है, 3 साल के टर्म के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और जो है ये हर साल मिलती है। कौन? ये मेंबर जो है वो सारे हर साल मिलते हैं, और इनका मेजर सेशन होता है। एक इनका क्या होता है? मेजर सेशन होता है। कब? जुलाई में इनका मेजर सेशन होता है। ठीक है, और यही जो है क्या, ECOSOC मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यही जो है वो यूएन के स्पेशलाइज्ड पार्टनर के साथ काम करती है। यही क्या करती है? स्पेशलाइज्ड, ठीक है, पार्टनर्स के साथ काम करती है। जैसे कि कौन कौन? जैसे यूनेस्को हो गया, ठीक है, जैसे यूनिसेफ हो गया, जैसे ILO हो गया, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये स्पेशलाइज्ड पार्ट्स के साथ, स्पेशलाइज्ड पार्टनर्स के साथ कौन काम करती है? यही ECOSOC ही काम करती है। ठीक है, और यही इसी को हम लोग देखते हैं एज अ मेजर बॉडी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल या फिर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग इसी को एज अ मेजर बॉडी जो है वो देखते हैं। उसके बाद करंट प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में थे रॉबर्ट रे। कौन? रॉबर्ट रे, याद रखना। और 2025 की जो करंट की बात अगर मैं करूं तो वो है बॉब रे। तो याद रखना ये चीज़ भी, एक बार दोबारा से देख लेना
कई बार होता है कि मतलब हो सकता है कि कुछ इनका निधन हो गया, कुछ हो गया, मतलब क्योंकि डेटा तो डायनेमिक ही है, वैसे तो आपको चलेगा ये, लेकिन डेटा डायनेमिक है तो कई बार ये चीज़ें मतलब चेंज हो जाती हैं। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका ये याद रखना है, क्योंकि स्टार्ट में आपको मैंने बोला था क्या, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था यूएन को, 30 अक्टूबर 1945। किसके थ्रू, कौन थे उस समय, आर्कट रामास्वामी जो थे वही हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट। कौन, आर्कट रामास्वामी, 1946 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये याद रखना। इतना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना, इतना चलेगा आपके लिए। उसके बाद मैं बात करूँ अगर इसके फिफ्थ मेंबर की, फिफ्थ मेंबर क्या है, सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, SECRETARIATE, स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है कई बार गलती हो सकती है। इसको क्या बोला जाता है, सेक्रेटरीट को एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसको बोला जाता है। अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो न्यूयॉर्क से इसका हेडक्वार्टर्स है। अगर मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करूं तो मैं बता चुका हूं एंटोनियो गटरेस पोर्टुगल के हैं, पोर्चुगल बोलो या पोर्चुगल बोलो, जैसे भी बोलो, पोर्चुगल के हैं। फर्स्ट जो है मैं बता चुका हूं आपको, ट्रेवेग ली जो है वो फर्स्ट बता चुका हूं आपको, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो ये है, ये भी आपको बता चुका हूं। इतना काफ़ी है। उसके बाद 6 की तरफ चलें तो 6 है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अभी नहीं है, ये बंद हो चुका है, बट क्योंकि बोला जाता है कई बार ये पूछा जाता है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, बट इसकी ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो गया था। सस्पेंडेड लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन इन 1994 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, PALAU। क्या है ये, एक ओशियाना कंट्री है, OCIANA, ओशियाना कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, मतलब ये कंट्रीज होती हैं, ग्रुप है, तो उसमें से ये मतलब इसका ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था 1994 में। कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। बट इसको याद नहीं रखना है आपको, इतना याद रखना है ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसका क्या है, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं यूनाइटेड नेशन के, तो 6 हैं, ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। न्यूयॉर्क, आपको ये याद रखना है। अब देखो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन थे सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि कौन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका कहाँ पे है, हेग, नीदरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको सारे के सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन है सबके कहाँ पे दिखेंगे, आपको न्यूयॉर्क में दिखेंगे। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सबके सब न्यूयॉर्क है, सिर्फ एक याद रखना है आपको, ICJ। इतना आपको समझ आ चुका है। जब इतना समझ आ चुका है तो इसको छोड़ के अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड पार्टनर्स हैं। क्या है, स्पेशलाइज्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि WHO आ गया और वगैरह वगैरह, जितने भी यूनेस्को आ गया, यूनिसेफ आ गया, वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सारे करेंगे। उसके बाद फिर हम रीजनल के बारे में देखेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर जो है वो कर दिया करो, वीडियो को हाइप कर दिया करो, ताकि बहुत लोगों के पास पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही लेक्चर में, एक ही मैराथन में सब कुछ कवर हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइज सेशन में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं किससे, WHO से, जिसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। एस्टेब्लिश कब हुई, 1948 में। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, लिखे कोई जरूरी है नहीं। इसको बोला जाता है एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो कि कनेक्ट करती है किसको, नेशन को कनेक्ट करती है, बिग प्लेयर्स को कनेक्ट करती है, बिग हेल्थ प्लेयर्स को कनेक्ट करती है, और वर्ल्ड को सेफ रखने की कोशिश करती है। होता है कि नहीं होता है हमें नहीं पता, बट सेफ रखने की कोशिश करती है। उसके बाद अब देखो, जैसे ये इसकी यूनाइटेड नेशंस की बात हुई, तो अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में अपने बात करूं, JNK की, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक अगर कोई है थोड़ा सा धुरंधर, तो JNK में एक JNK की सेहत स्कीम है। क्या है, सेहत स्कीम है। तो कहीं ज़रा मुझे थोड़ा सा बताओ, कब लॉन्च हुई थी, 2020 में आई थिंक ये लॉन्च हुई थी। ज़रा बताओ इसके बारे में, क्या स्कीम है, क्या पैकेज दिया जाता है, तो थोड़ा सा अगर कोई है तो इसके बारे में बता दो, पूछा जा सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। जिसमें है मेंबर्स, इसके 194 मेंबर्स हैं, जिसमें से ये 2026 की अभी मैं बात कर रहा हूँ, एज ऑफ अर्ली 2026। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोग एक बार ये जाके देख सकते हो, मतलब एग्जाम में जब भी, उससे पहले ये चीज़ें आपको देखनी है, स्टार मार्क करना है। इसको बोला जाता है क्या बोल रहा था, हाँ, लास्ट मेंबर जो साउथ सुडान है, ठीक है, साउथ सुडान जो है वो इसका 194th मेंबर बना था, ठीक है। तो 194th मेंबर किसने ज्वाइन किया है इसको, साउथ सुडान ने ज्वाइन किया है। उसके बाद हेडक्वार्टर्स की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, जिनेवा, GENEVA, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसमें WHO के अंदर अगर मैं बात करूँ कि हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, ये सारे फैक्ट बेस्ड में बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की चांसेस होते हैं। हाईएस्ट बॉडी इसमें कहाँ पे, इसमें क्या चीज़ है, WHA, जिसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोला जाता है। ये इसकी क्या है, हाईएस्ट बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फंड्स मिलते हैं 2 तरीके से, बट मैं नहीं चाहता कि आपको इतना डीप घुसने की कोशिश कराऊं, इसको हमको जाना नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, 7 अप्रैल
क्या याद रखो, 7 अप्रैल 1948 जो है, क्योंकि 1948 को बना था ना, तो 7 अप्रैल 1948 जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या दिए सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट, ये किसी एग्जाम में आया था, आई थिंक लास्ट टाइम कांस्टेबल में आया था, किस में आया था मुझे याद नहीं है, किसी एग्जाम में आया था कि टीबी के लिए कौन सा पोर्टल है आपका, एक पोर्टल है आपका निश्के, NIKSHAY, आई थिंक JKS में पूछा गया था लास्ट टाइम कहीं पे, तो ये एक पोर्टल आपका याद रख लेना टीबी के लिए, निश्चय पोर्टल आपका ये जो है एक याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये बता दिया मैंने साउथ सूडान। अब इसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है, क्या है, डिफरेंट ऑफिसेज हैं, बाकी सब के बारे में हमको लेना देना कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, साउथ ईस्ट एशिया, तो कहां पे है वो, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आपको याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए कि साउथ ईस्ट एशियन ऑफिस किसका, WHO, तो क्या आंसर देना है आपको, न्यू दिल्ली, ठीक है। ऐसे इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं, बट अगर हम अपने की बात करें तो इसका कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। तो इतना आपके लिए काफी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो ऑर्गन्स आएंगे ना, इतना इसके लिए काफी है। अब जो ऑर्गन्स आएंगे, जैसे आपके मैं बात करूं यूनेस्को की बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यूनिसेफ की बात करूंगा, उसके बाद मैं ILO की बात करूंगा। ये जो ऑर्गन्स है इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है वो पता होने चाहिए, मेंबर कंट्रीज अगर किसी ने रिसेंट ज्वाइन किया है वो पता होने चाहिए, बस। इसके अलावा आपको इसमें डीप नहीं घुसना है। जैसे मैं यूनेस्को की बात करूँ तो ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है किसकी, UN की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप, सारा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आप इतना कर सकते हो। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। इसका फोकस क्या होता है, एक वर्ड इसमें आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है या फिर बिल्ड करने का काम करता है, थ्रू किसके थ्रू, एजुकेशन, साइंस, कल्चर वगैरह वगैरह के थ्रू। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में, जो कि इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज इसमें कितनी है, 194 कंट्रीज है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बहस हो सकती है, कहाँ पे, वह यहाँ पे थोड़ी सी बहस हो सकती है कि सर हमने तो देखा है सर 195th कंट्री भी हमने देखा है, 196 कंट्री भी मेंबर कंट्रीज हमने देखा है, लेकिन ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से अगर यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओगे, UNESCO.org, 194 मेंबर कंट्रीज उसमें है। कई बार आपने जो देखा होता है ना कि आपने कभी देखा होगा कि 195th कंट्री ने इसको, किसी ने इसको ज्वाइन किया, वो क्या होता है, वो होता है आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, जो कि उसको ज्वाइन किया होता है। लेकिन ये अगर मैं ऑफिशियल सोर्स की बात करूं तो 194 मेंबर स्टेट्स ही हैं हमारे पास, बट फिर भी आप जब जाओ एग्जाम देने तो आप इसको एक बार देख के जा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की अगर मैं ओल्ड फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता था यूनाइटेड नेशन, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे होता था आपका इंटरनेशनल, यहाँ पे होता था चिल्ड्रन, यहाँ पे होता था इमरजेंसी, और यहाँ पे होता था फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है इसकी पुरानी डेफिनेशन थी, लेकिन अब क्या हो गया है, इसमें से ये जो I है और E है, I और E जो है वो हो चुका है डिलीट। अब इसकी जो न्यू डेफिनेशन बनती है, न्यू डेफिनेशन इसकी क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोलना चाहो तो बोलो, नहीं तो आपका यूनाइटेड नेशन फंड भी, इसका चिल्ड्रन फंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इस बार ये फुल फॉर्म में आ गई, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, अगर ये ऑप्शन में होगा, और दूसरा क्या, क्योंकि इंटरनेशनल और इमरजेंसी जो है वो डिलीट हो चुका है, तो अब इसकी डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म क्या बनती है, इसकी बनती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड बनती है। क्या बनती है, चिल्ड्रंस फंड बनती है। तो अगर आ गया तो आप ये वाली चूज करोगे, क्यों, क्योंकि वो वाली जो है वो डिलीट हो चुकी है 1953 में ही, वर्ल्ड वार के बाद उसको दोनों वर्ड्स को क्या कर दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड नेशन बोल रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं जो हमको थोड़े बहुत याद रखने होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि रीजनल ऑफिसेज हैं वर्ल्ड के अराउंड। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स, कहाँ पे है, काठमांडू में, ठीक है, कहाँ पे है, काठमांडू में है। उसके बाद इसका मैं अगर बात करूं ईस्ट एंड पैसिफिक ऑफिस की बात करूं तो वो कहाँ पे है, आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बैंकॉक में है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि क्या इसको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज किसको, यूनिसेफ को। कब मिला था, 1965 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड एक और पॉइंट है, मुझे ज़रा एक पॉइंट बताओ, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, इनका भी कुछ ना कुछ पीस प्राइज से लेना देना है। किससे, नोबेल पीस प्राइज से लेना देना है। इनके बारे में थोड़ा सा रीड करना, एक दो पॉइंट इनके बारे में रीड करना, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद
अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इन इंडिया, ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री जो है, इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इन इंडिया वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोलो, इज द फोकल पॉइंट, क्या इज द फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनिसेफ। मतलब इंडिया की तरफ से इसके लिए कौन काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री, वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इतना आपको याद रखना है। आई थिंक इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी होंगे। ये मैंने बता दिया था यहाँ पे 1946 में डेवलप हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। अब तीसरी बात करता हूँ आपकी यहाँ पे ILO की। ILO क्या है भैया आपका? ILO है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब क्रिएट की गई थी? ये की गई थी 1919 में आफ्टर वर्ल्ड वार वन, आफ्टर वर्ल्ड वार वन। और बोला क्या जाता है इसके साथ? ट्रीटी है एक, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, VERSALLIES, कई बार आपको पूछा जाता है। उसके बाद 1946 की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई किसकी? UN की। हेडक्वार्टर्स की बात करूं अगर मैं तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स? जिनेवा में है। उसके बाद 187 इसके मेंबर्स हैं। एक बार मेंबर्स जो हैं वो याद देख लेना, हो सकता है कुछ ऐड हो गया हो। 187 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें से किसका इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है, तो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर इसका है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसको भी, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी नोबेल प्राइज फॉर पीस मिल चुका है। कब मिल चुका है? 1969 में मिल चुका है। एक हमने ऊपर पढ़ा किसमें? 1965 में किसको? यूनिसेफ को। और उससे पहले उसके बाद 1969 में किसको? ILO को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। इतना आपके लिए काफ़ी है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये कौन सी होगी हमारी? नंबर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर नेक्स्ट हमारे पास है FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब फूड देखो, जहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ पे भी हम लोग खाना देखते हैं, खाना खा के हमारी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है, हमारा रोम रोम तृप्त हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रोम। रोम कहाँ पे है आपका? इटली में, ठीक है। एस्टेब्लिश कब किया गया था इसको? अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया था। किसके लिए? न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। 194 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, प्लस इसमें क्या आता है साथ में? यूरोपियन यूनियन भी आता है। 194 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन। ये कुछ रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करता है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जैसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एक रिपोर्ट है, जिसको कौन पब्लिश करता है? FAO पब्लिश करता है। दूसरा स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक और रिपोर्ट है, जो कि ये दो रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है? ILO पब्लिश करता है। तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और याद है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये की है, ये है 100% फंडेड बाय मेंबर कंट्रीज। मतलब जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वही इसको क्या करते हैं? फंड करते हैं। तो 100% फंडेड बाय मेंबर कंट्रीज। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आगे आ गया WIPO। WIPO क्या आ गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल चीज़ क्या हो जाती है कि मतलब मेरी थिंकिंग है उस पर मेरा ही अधिकार होगा। कैसे? कि अगर मेरा अधिकार है किस पे? मेरी थिंकिंग में, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। जैसे कब क्रिएट की गई थी? 1967 में क्रिएट की गई थी, ताकि हमारे जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको एनकरेज करने के लिए क्रिएट की गई थी। 193 मेंबर इतने मायने नहीं रखते इसमें मायने क्या रखता है? हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? जिनेवा में है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे हम लोग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल WIP प्रॉपर्टी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? 26 अप्रैल को। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है 1967। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट आ चुके हैं हम। जो मेन थे, देखो जैसे प्रिंसिपल ऑर्गन से जो मेन थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया। अब इनमें इतना ज़्यादा हमको घुसना नहीं है, तो इसका मेन हमको पढ़ना है। जैसे WMO आ गया। WMO क्या आ गया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। ये वर्क करती है फॉर मेट्रोलॉजिकल चेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। ये स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी UN की इन 1951। कब बनी थी? सॉरी 1951 में बनी थी। अर्लियर इसको क्या बोला जाता था? अर्लियर इसको बोला जाता था IMO मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
एक बार ये डेट चेक कर लेना, आई थिंक ये 1950 होगा, आई थिंक ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या बोला जाए, हमारे पास पूछा जाए कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड कब हुई थी, क्या क्या पूछा जाए, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड कब हुई थी, फाउंड हुई थी आपकी 1873 में, लेकिन 1950 में ये क्या बन गई आपकी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इतना आपको याद रखना है, आपके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अगला आ चुका है हमारा, क्या अगला आया है IFAD। IFAD क्या है भैया, IFAD है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्रिएट किया गया था 1977 में, ठीक है। और ये किसका आउटकम है, इट इज़ एन आउटकम ऑफ, जैसे लिख देता हूँ, इट इज़ एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस, पूछा जाता है बहुत बार, 1974 में हुई थी, उसका ये क्या है, एक आउटकम है, निकल के आया था उससे क्या, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर है मतलब फूड से लेना देना है, हमें फूड देख के क्या हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, हमारा रोम रोम जो है वो रज जाता है फूड देख के। तो इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा, रोम में होगा। इसके मेंबर कंट्रीज 177, लेकिन आपको ये हमेशा मैं स्टार मार्क करता हूँ क्योंकि आपको चेक करना होता है, ये डेटा जो है वो चेंज होते जाते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया इज अ मेंबर, इसका मेंबर है, ठीक है। उसके बाद इतना आपके लिए काफ़ी है। एक पॉइंट और याद रख लो कि ये एक रिपोर्ट लाते हैं, रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये एक पब्लिश करते हैं एवरी ईयर, ये एक याद रख लेना। रिपोर्ट्स बहुत बार आपको पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है आपका UN हैबिटेट। क्या आता है, UN हैबिटेट आता है। अब ये UN का एक प्रोग्राम है विच फोकसेज ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, सॉरी, फोकसेस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। UN का प्रोग्राम है, तो मैं लिख लेता हूं UN प्रोग्राम ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। इसके लिए भी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। 1978 में इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी। हेडक्वार्टर्स इसका कहां पे है, नायरोबी में है। नायरोबी कहां पे है, कीनिया में है। बताओ जरा करेंसी क्या है इसकी, आई थिंक शिलिंग इसकी करेंसी है, एक बार देख लेना। कई बार देखो ये किसी आई थिंक किसी एग्जाम में मेंशन भी होता है, स्टेट्स कैपिटल करेंसीज ये मेंशन भी होता है। तो ये साथ साथ में अगर किसी का नाम पढ़ो ना आप कहीं पे, तो कोशिश किया करो कि उसी जगह उसको लिख लो, मतलब उसको अलग पेज पे ना एक बार लिख लो, ताकि किसी अगर एग्जाम में मेंशन हो तो आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, एक ही जगह आपके पास बना हो, एक बार बनाया होगा ना, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास UN हैबिटेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, UN हैबिटेट कॉन्फ्रेंस हुई थी कब, 1976 पे, उसी से ये निकल के आया था 1978 में, क्या, UN हैबिटेट, ठीक है, समझ आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद से ध्यान से सुनना इसको, IMF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्या, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये काम करता है UN के साथ, इसको फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन 1944। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके थ्रू, इन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, बोलो ब्रेटन वुड WOOD, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1944 में, उससे निकल के आया है आपका क्या, IMF। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर बोल रहा हूं, मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क कर लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पे। अगर अब इसका फाउंड 1944 में हुई, ऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ इसका, मतलब स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1945 में। इसको किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था, कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं ग्लोबली उसको टैकल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1930 में क्या आएगा, ग्रेट डिप्रेशन आया था। मैं नहीं बढ़ना चाहता इसमें इतना ज़्यादा, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आई थिंक इसकी मेंबर कंट्रीज 191 है अभी, और लास्ट जो जिसने ज्वाइन किया था, अब मुझे नाम इसका प्रोनाउंसिएट करना नहीं आ रहा, LIECHTENSTEIN, ये कंट्री है जो भी है, ये इसने ज्वाइन किया था इसको, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स इसका है वॉशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग लोन्स, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग लोन्स। अब लोन देती है किसको, टू इट्स मेंबर कंट्रीज, अपनी मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। अब देखो हर कंट्री के पास अपना एक वोट होता है, क्या होता है, हर कंट्री के पास अपना वोट होता है। अब इसमें क्या होता है,
जैसे हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास जनरल असेंबली थी ना, यूएनजीए, उसमें क्या होता था, हर कंट्री के पास अपना एक वोट होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, आईएमएफ की, तो इसका इसमें क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, कोटा सिस्टम होता है कि किस हिसाब से भैया, किस हिसाब से लोन मिलेगा। अब दो कंट्रीज है, एक इंडिया आ गई, एक पाकिस्तान आ गई, या एक यूएस आ गई, भैया किसको लोन ज्यादा मिलेगा, किस हिसाब से हम लोग इसको लोन देंगे, वो सारा क्या होता है, कोटा सिस्टम पे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएमएफ कोटा। ये लास्ट टाइम 2 से 3 लास्ट साल में ही 2 से 3 बार सवाल आ चुका है। आई थिंक एक बार जीकेएस में आया था और एक बार पता नहीं किस में आया है। तो ये है, ये कोटा सिस्टम बेस्ड होता है। अब देखो, जैसे यूएस का कोटा है वो आपका पाकिस्तान से ज़्यादा होगा, इंडिया का कोटा है वो पाकिस्तान से ज़्यादा होगा, इसका मतलब उनको लोन भी जो है वो ज़्यादा दिया जाएगा। अब कोटा किस हिसाब से डिसाइड होता है, क्या होता है, अब मैं इतना डीप घुसना नहीं चाहता, ये डिपेंड करता है कि कंट्री की कितनी पावर है। हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर करके होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना आप याद रखो कि किस पे बेस होता है, ये कोटा सिस्टम पे बेस है, जिसको क्या बोलते हैं, आईएमएफ कोटा। इस हिसाब से आईएमएफ क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट कंट्रीज। अब इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करता है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी पब्लिश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वॉज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ। तीसरा, फिस्कल मॉनिटर, ये रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है, कौन पब्लिश करता है, आपका आईएमएफ पब्लिश करता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या आ गई, आईएमएफ हो गया। आईएमएफ के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है, वर्ल्ड बैंक आपका इंपॉर्टेंट आता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूएन के साथ काम करता है। ये भी किसके थ्रू आई है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो 2 क्वेश्चन आपके बहुत पेट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू आई हैं, निकली हैं उसमें से, तो कौन सी है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, उसका ऑपरेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बता दिया है, 1945 या 6 बता दिया मैंने आपको कब हुआ है। अब उसका 1945 था, तो इसका जो है 1946 को वर्किंग कब स्टार्ट हुई इसकी, वर्ल्ड बैंक की, 1946 में। और ये स्टार्टिंग में कैसे काम करने लगा, स्टार्टिंग में काम करने लगा एज आईबीआरडी। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सुना होगा हमने, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। लेकिन स्टार्टिंग में जून 1946 में आईबीआरडी बोला जाता था, इंटरनेशनल बैंक ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब मैं एक्चुअली बात करूं तो हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक क्या है, आईबीआरडी, जो कि मैंने बता दिया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि किस पे फोकस करता है, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज पे। किस पे फोकस करता है, मिडिल इनकम। ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, पहले ही बोल रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं ये सारा का सारा फैक्ट बेस्ड है, ये पूछा जाएगा। मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज पे ये क्या करता है, फोकस करता है। दूसरा ग्रुप है हमारे पास आईडीए। आईडीए का क्या मतलब है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या मतलब है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये किस पे फोकस करता है, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस करता है। जब मैं इन दोनों ग्रुप को मिला देता हूं, आईबीआरडी प्लस आईडीए, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इतना समझ आपको आ चुका है, इतना समझ आ चुका है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट बताना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 चीज़ें और हैं, उसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, ज़्यादा आपको बढ़ूंगा नहीं। एक क्या है, आईएफसी। आईएफसी क्या होता है आपका, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये फोकस करती है किस पे, इन्वेस्टमेंट में और ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर पे। किस पे, इन्वेस्टमेंट, और मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करती है। बस इतना आपके लिए याद रखने की जरूरत इसमें है नहीं। दूसरी क्या आती है, एमआईजीए। एमआईजीए क्या है, मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। ये क्या करती है, ये फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस या फिर क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी, जो कि याद आपको नहीं रखना है, इन पे फोकस करती है। आपको याद क्यों नहीं रखने, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या पॉइंट बताना चाहता था, इसलिए मैं आपकी डेफिनेशन बता रहा हूं। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कहीं ना कहीं। उसके बाद आईसीएसआईडी, ये क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब ये आपका एक पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ इंडिया जो है इसमें से किसका मेंबर नहीं है। इंडिया जो है वो आपका आईबीआरडी का भी मेंबर है,
IDA का भी मेंबर है, IFC का भी मेंबर है, MIGA का भी मेंबर है, बट ICSID मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर जो है वो नहीं है। बस इस पॉइंट के लिए मुझे आपको ये दो चीज़ें जो है वो बतानी पड़ी। इतना मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अब देखो फर्स्ट लोन जो है वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया था या किसने लिया था? फ्रांस ने। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को अपना पहला लोन जो है वो कब मिला? 1949, या फिर कब लिया? 1949 में। किसके लिए? फॉर इंडियन रेलवेज के लिए। ठीक है, फर्स्ट लोन 1949 में इंडियन रेलवेज के लिए। उसके बाद कि ये मतलब कैसे आपको लोन जो है वो कैसे मिलता है? ये आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू कंट्रीज कैपिटल। ठीक है, कि मतलब कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कंट्री के रिसोर्सेज के हिसाब से क्या मिलता है आपको इसमें क्या बोलते हैं इसको? लोन मिलेगा। यूएसए जो है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। यूएसए के बाद क्या आता है? जापान। अगर शेयर होल्डर की बात करूं तो यूएसए इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ आने वाले हैं। अभी क्या है? एडीबी सबको पता होगा। क्या पता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको क्या बोला जाता है? मल्टीलेटरल बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ? 19 दिसंबर 1966। मुझे पता है सारी चीज़ें याद रखने के लिए बहुत हालत आपकी ख़राब होगी, इसीलिए कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, जिसमें मैं क्या करूं आपको सारा का सारा, या कोशिश करूंगा इसी लेक्चर के एंड में, नहीं हो पाया तो मैं एक लेक्चर और जिसमें सारा याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब इसमें और पॉइंट क्या है याद रखने वाले? और पॉइंट क्या है? हाँ, लार्जेस्ट शेयर होल्डर पूछा जाता है इसमें। एक सेकेंड रुको ज़रा। इसमें पूछा जाता है लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है इसमें कौन है? तो सबसे ज़्यादा है यूएस एंड जापान। कितना है? 15.6%। उसके बाद आता है चाइना 6.4%। उसके बाद आता है अपना प्यारा भारत 6.3%। इतना समझ आपको आ गया। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स इसका है मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस की करेंसी से बताओ जरा, FHILL। फिलीपींस की करेंसी बताओ, पीसो। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं अगर आपके साथ, एक सेकेंड जरा रुको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ADB के बाद दूसरा मेरे पास क्या आता है? AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये सारी डेफिनेशन लिख लेना, सारी एक जगह लिख लेना पेपर पे। मैं PDF नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा यार? PDF तो दूंगा, बट ये आपको क्या समझ आएगा इसमें से? देखो ना, आपको ये अगर आपने सुना होगा तभी आपको याद आएगा। 2 दिन बाद ना ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, लेकिन अपना लिखा होगा तो आपको याद रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, PDF में भेज दूंगा, वहीं से पढ़ना है तो वहीं से पढ़ लेना, मर्जी आपकी। तो क्या बोला जाता है इसका मतलब कब ये ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ? 2016 में। और इंडिया क्या है इसका? फाउंडिंग मेंबर्स है, याद रखना। इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है, इसका याद रखना। 110 इसके आई थिंक मेंबर्स हैं। लास्ट मेंबर जो है जो इसको ज्वाइन किया था वो किया था नाउरो, NAURU कंट्री है, ओशियाना कंट्री। उसके बाद नाउरो की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लेटेस्ट ज्वाइन है, लास्ट ज्वाइन है, तो येरिन इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद करेंसी इसकी कैसी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी क्या है? करेंसी है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है भैया? हेडक्वार्टर्स इसका बीजिंग, BEIJING, बीजिंग चाइना में क्या है इसका? ये है हेडक्वार्टर्स है। और इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है इसका? चाइना है। और चाइना के बाद इंडिया इसका क्या है? शेयर होल्डर है। चाइना के पास कितने शेयर है? 27%। और इंडिया के पास कितने हैं? 8%। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो रशिया और जर्मनी इसके बाद इसके शेयर होल्डर्स आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम लार्जेस्ट पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि इंडिया जो है वो कितने नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यार, ये तो बहुत सारी हैं। अभी तो रीजनल पे पहुंचे ही नहीं है हम, अभी तो बहुत सारी और हैं, पर चलो ठीक है कर लेते हैं जितना भी होगा। NDB में क्या आ गया आपका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या आ गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। 2015 में ये एग्जिस्टेंस में आया। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स की बात हो गई है तो थोड़ी बहुत मैं ब्रिक्स की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रिक्स की बात हो गई तो ब्रिक्स की बात कर लेता हूँ। पहले क्या होता था? पहले ब्रिक्स नहीं था, सबसे पहले क्या था? ये ब्रिक था। ब्रिक में क्या क्या था हमारे पास? पहले तो ये बता देता हूँ, इसका आइडिया किसने दिया था? ब्रिक्स का आइडिया दिया था आपका किसने? जिम
ओ नील ने, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, जिम ओ नील कब दिया था? 2001 में, 2001 में आइडिया दिया था जिम ओ नील ने। 2006 में क्या हुआ? इन ब्रिक्स नेशन ने, मतलब ब्रिक नेशन ने क्या की? एक इनफॉर्मल मीटिंग की। इनफॉर्मल मीटिंग की कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, पूछा जाता है कई बार, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई। 2009 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनागुरल ब्रिक्स समिट हुआ कहाँ पे? YAKETERINBURG, ये केतनसनबर्ग कुछ इसी तरह से नाम है, ये भी कहाँ पे है? रशिया में। फर्स्ट फॉर्मल अगर मैं बात करूं तो इनागुरल सेशन की अगर मैं बात करूं 2009 में। अब 2010 में क्या हुआ? इसको साउथ अफ्रीका ने क्या किया? ज्वाइन किया। जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। क्या बन गया? ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। अब 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 2011 में साउथ अफ्रीका ने अटेंड किया अपनी फर्स्ट मीटिंग चाइना में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। 2014 में सिक्स्थ ब्रिक्स समिट हुई, सिक्स्थ ब्रिक्स समिट हुई, ठीक है। और उसमें एक डिक्लेरेशन हुई जिसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला जाता है फोर्ट लीजा डिक्लेरेशन, ठीक है। क्या हुई? फोर्ट लीजा डिक्लेरेशन, जिसमें क्या हुआ? जिसमें हुआ डेवलपमेंट ऑफ, इसी से आया NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहीं से आया। तो फोर्ट लीजा डिक्लेरेशन पूछा जाता है कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है? तो ब्रिक्स से रिलेटेड है। 2014 में 6 ब्रिक्स समिट। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2015 में ब्रिक्स समिट में एक और चीज अडॉप्ट की जो कि है ऊफा डिक्लेरेशन, ऊफा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। इतना आपको याद होना चाहिए, क्या है कैसे है, इतना ज़्यादा आपको नहीं रहना देना, क्योंकि JKSB है आपका, JKAS या UPSC नहीं है। 2023 में ब्रिक्स ने मतलब क्या किया? एक्सपैंड करने की कोशिश की और ग्रुप को क्या नाम दे दिया? ब्रिक्स प्लस, ठीक है, ब्रिक्स प्लस नाम दे दिया। उसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, इजिप्ट, यूथोपिया और बाकी वगैरह कंट्रीज ने क्या किया? ज्वाइन किया। अभी आप लोग देख लेना कि इसमें कितनी कंट्रीज है और कैसे कैसे याद रखना है, वो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी आपको इतना पता चल चुका है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें क्या? एक फोर्टालीजा डिक्लेरेशन, जो भी आप नाम दो, फोर्टालीजा, फोर्टजीना, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलो, बस याद रखना है आपको, कुछ ना कुछ तो था ये, ठीक है। उसके बाद ऊफा डिक्लेरेशन भी आपको याद रखना है, 2015 में ब्रिक्स में आती है, ठीक है। और ये कहाँ पे, मतलब कब स्टार्ट हुई? 2006 में। आइडिया किसने दिया? जिम ओ नील ने, 2001 में। उसके बाद पहली मीटिंग इनफॉर्मल सेशन अगर मैं बात करूं तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। फर्स्ट इनॉग्रल सेशन ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ? ये किन्सेंस रशिया में, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 2014 में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका अब आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एक सेकेंड रुको। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास है G7, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास G7 ना होके हमारे पास क्या था? G6 था। क्या था? G6 था, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन आता है, आपको याद क्या रखना है? GF को क्या पिलाया? जूस पिलाया, ठीक है। G7 से GF को जूस पिलाया, ऐसे याद रखना। अब GF को जूस पिलाया तो GF में क्या आ गया आपका? जर्मनी आ गया। F से क्या आ गया आपका? फ्रांस आ गया। J से क्या आ गया आपका? जापान आ गया। U से क्या आ गया आपका? USA आ गया। I से क्या आ गया आपका? इंडिया नहीं, इटली। याद रखना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। I से क्या आ गया? इटली। C से क्या आ गया आपका? कनाडा। और E से आपका क्या आ गया यहाँ पे? E से आपका आ जाएगा, E से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। E से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, जिसको आप एज अ UK याद रख सकते हो। नहीं तो अगर आपको ये E नहीं लिखना है, अब इस तरह से ऐसे E लिख दो छोटा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो U है इससे क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, US से भी आ जाएगा और UK भी आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद हो सकता है, इतना याद रख सकते हो। बट पहले ये G6 था, तो पहले इसमें क्या नहीं था? पहले इसमें C नहीं था, मतलब कनाडा इसमें नहीं था। कनाडा ने इसको कब ज्वाइन किया? कनाडा ने इसको ज्वाइन किया 1976 में। कब ज्वाइन किया? 1976 में। एक बार डेट्स, मतलब डेट्स पे चेक कर लेना यार, क्योंकि मैंने भी लिखा रहता है, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं भी मेरे पास मेरे साथ भी कई बार एक साल आगे पीछे हो गया हो, तो एक बार आप चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो, बाकी आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे, बट स्टिल मैं भी इंसान हूँ, कई बार गलती हो सकती है। और उसके बाद रशिया ने ज्वाइन किया। रशिया ने कब ज्वाइन किया? 1997 में ज्वाइन किया था। उसके बाद ये क्या बन गया था? G8 ग्रुप भी बन गया था। क्या बन गया था? G8। लेकिन रशिया को निकाल दिया गया, रशिया को
एक्सपेल्ड मैं लिखूंगा, सॉरी एक्सक्लूडेड लिखूंगा यहाँ पे, EXCLUDED, एक्सक्लूड कर दिया गया रशिया को। कब? 2014 में। क्यों? फॉर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, CREMIA, इसकी एनेक्सेशन के बाद रशिया को 2014 में एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये G8 से दोबारा क्या हो गया? G7। पहले क्या था? G6, इसमें C भी नहीं था, लेकिन फिर कनाडा आया 1976 में। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, नो परमानेंट प्रेसिडेंसी नहीं है। प्रेसिडेंसी जो है वो इनकी मेंबर कंट्रीज में रोटेट होती रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 2024 में G7 समिट जो है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी इटली में, ठीक है, 2024 में। कौन सी समिट थी ये? 50th समिट थी। कौन सी थी? 50th समिट। बात करूं 2025 में 51st समिट कनाडा में, ठीक है। 2026 की बात करूंगा 52nd होगी फ्रांस में। 2023 की बात करूंगा 49 कहाँ पे थी? जापान, हिरोशिमा में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब एक आपका होमवर्क है, क्या आपको अभी का 2025 का क्या बताना है? थीम आपको बताना है G7 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी पड़ेगी। हम लोग चलते हैं अपने अगले पे। अगला क्या है हमारा? अगला है आपका G20, ये भी इंपॉर्टेंट है। G20 की बात अगर मैं करूं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें क्या क्या है? इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज आती हैं वर्ल्ड की। इसको ओरिजिनली अगर मैं बात करूं कि ओरिजिनली ये क्यों ओरिजिनेट किया गया था, इसको स्टार्ट में इसको किया गया था क्योंकि हमारे पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। 1997 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो उसके रिस्पॉन्स के लिए इसको क्या किया था? बनाया गया था G20 को। बट इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है हमारे पास कब हुई? इसकी 1998 में हुई एज अ G20 ग्रुप। कब हुई? 1998 में। उसके बाद जो है 1998 से लेकर 2008 तक इसकी जो है ना वो मतलब रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती थी। लेकिन 2008 में इसकी क्या स्टार्ट हो गई? रेगुलर मीटिंग्स जो है वो मिलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 2009 में इसको क्या बोला गया? इट वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रीमियर, PREMIER, प्रीमियर फर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। 2009 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ प्रीमियम फर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन में, ठीक है। अब क्योंकि सारे मेंबर्स तो आपको याद नहीं रखने, कुछ मेंबर मैं बता देता हूं आपको। जैसे इंडिया अपना हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उसके बाद टर्की हो गया, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, उसके बाद मेक्सिको बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ लोग मेक्सिको भी बोलते हैं, रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूरोपियन यूनियन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। अब इतने याद तो रख नहीं सकते, तो जेकेएसबी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जेकेएसबी के लिए G7 वाली कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये साथ ही गए, ये तो याद रख सकते हैं। अब इसमें ना एक टर्म आती है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं TROIKA, ट्रियोका टाइप इसको बोलते हैं, मतलब 3 का ग्रुप। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आता है, पहली वो कंट्री आती है हु इज होल्डिंग, ठीक है, हु इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी। अभी प्रेसिडेंसी जो है वो किसके पास है? वो वाली कंट्री। सेकंड इसमें आती है हु वॉज प्रीवियसली, ठीक है, हु वॉज प्रीवियसली होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, दूसरी कंट्री इसमें ये आती है। तीसरी कंट्री इसमें वो आती है विच, अब ये हु तो नई कंट्री के लिए विच ही यूज करो, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रामर तो नहीं पढ़ रहे। विच विल बी होल्डिंग द प्रेसिडेंसी नेक्स्ट, ठीक है, प्रेसिडेंसी नेक्स्ट कौन होल्ड करता है? ये 3 लोग जो है, ये 3 कंट्रीज है, इनका जब ग्रुप बनाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रियोका बोलते हैं। मतलब जैसे सपोज करो कि अगर अभी बात करूं कि 2025 की बात है, तो 2025 में प्रेसिडेंसी किसके पास है? 2024 में प्रेसिडेंसी किसके पास थी? 2026 में प्रेसिडेंसी किसके पास आएगी? तो इन तीनों के ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? ट्रियोका बोलूंगा। अब आपको मुझे बताना है 2025 में प्रेसिडेंसी किसके पास थी, 24 के किस पास थी, 26 पे किसके पास होगी, इसका जो है वो थीम है वो क्या है? देखो मैं बताना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट लगेगा, लेकिन दिक्कत पता क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये मैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के आपके लिए क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप जब इसको सर्च करोगे ना
मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा कि ये कंट्री है, लेकिन जब आप सर्च करोगे ना तो आपको हो सकता है इसके रिगार्डिंग 10 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएं, तो वो आपके दिमाग में, वो बोलते हैं ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एक बार आपने खुद देखा होगा, आपने खुद सर्च किया होगा, पढ़ा होगा, आपके दिमाग में वो ज़्यादा अच्छे से घुसता है। बस मेरा मकसद यही है, इसीलिए मैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानबूझ के छोड़ता हूँ कि जो आपको देखना ही पड़े। उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। अगला है मेरे पास FATF। FATF क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये क्या है? आपके पास एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था 1989 में बाय G7 कंट्रीज ने इन पेरिस। FATF के कितने मेंबर्स हैं भैया? 40 मेंबर्स हैं। स्टार मार्क इसीलिए करता हूं क्योंकि चेक कर लेना होता है आपको। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ FATF। और ज्वाइन कब किया था इंडिया ने? इंडिया भी मेंबर है। इंडिया ने ज्वाइन कब किया था FATF को? 2010 में ज्वाइन किया था। FATF का काम क्या होता है? ये फाइनेंसिस को कंट्रोल करता है। किसको क्या करता है? कंट्रोल करता है फाइनेंसिस को, जो कि मिस यूज हो रहे हैं किसमें? टेररिज्म में एंड मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एक पब्लिश करता है लिस्ट, एक लिस्ट पब्लिश करता है। आपने कई बार देखा होगा ना कि कंट्रीज जो है, कुछ कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में चली जाती हैं, कुछ कंट्रीज ग्रे लिस्ट में चली जाती है टेररिज्म को लेके। तो ये लिस्ट एक पब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे और ब्लैक लिस्ट, उसको बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार होता है ना, पाकिस्तान आप देखते हो, पाकिस्तान चला गया ग्रे लिस्ट में जी, ब्लैक लिस्ट में चला गया, फिर वापस ग्रे लिस्ट में आ गया। तो इस तरीके से ये चलता रहता है काम। ये पब्लिश कौन करता है? आपका FATF करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूँ, नेक्स्ट है मेरे पास OECD। तो कुछ भी आपका छोड़ूंगा नहीं, ऑल्दो एक आधा कुछ छूट जाएगा तो खुद भी आप उसका देख सकते हो ना। मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूंगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका? इसकी डेफिनेशन क्या आ गई? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें आई थिंक अराउंड 38 कंट्रीज, एक बार देख लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कितनी कंट्रीज है। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय यूरोपियन नेशंस, US, कनाडा वगैरह वगैरह, इनको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर्स ही पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या है इसका हेडक्वार्टर्स? पेरिस, फ्रांस, इसमें इसका हेडक्वार्टर्स है। इससे ज़्यादा इसमें हमको नहीं बढ़ना है। उसके बाद अगला क्या है आपका? OPEC। ये आपको पूछा जाता है कई बार। इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एस्टेब्लिश किससे हुई थी? एस्टेब्लिश्ड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस, बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है इसका वेना, वेना ऑस्ट्रिया। ठीक है, पेट्रोल देना, पेट्रोल देना, तो देना से वेना। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। और अगर मैं फाउंडिंग कंट्रीज की बात करूं, कुछ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वेनेजुला हो गया, ये इसकी क्या है? फाउंडिंग कंट्रीज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? अंगोला। अंगोला कंट्री ने लेफ्ट किया था इसको 2024 में, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल हो सकता है कई बार आपको पूछ लिया जाए। अब इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आता है। एक तो हो गया OPEC कंट्रीज, एक आता है OPEC प्लस कंट्रीज। अब OPEC प्लस कंट्री में कौन सी कंट्रीज है? जो कि एक्सपोर्ट तो करती हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, क्या करती है? एक्सपोर्ट तो करती है क्रूड ऑयल, बट नॉट अ पार्ट ऑफ OPEC कंट्रीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट तो करती हैं ये भी, लेकिन ये OPEC कंट्रीज का पार्ट नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है? OPEC प्लस कंट्रीज बोला जाता है। जिसमें कुछ कंट्रीज अगर मैं बताऊं आपको, तो कुछ कंट्रीज जैसे आ गया मेक्सिको आ गया, ओमान आ गया, रशिया आ गया। उसके बाद आपका मैं बात करूं तो सऊदी आ गया, और मैं बात करूं अगर तो और क्या है और बहुत सारी हैं, मतलब सूडान आ गया, साउथ सूडान आ गया, ये सारी कंट्रीज, मलेशिया आ गया, ये सारी कंट्रीज किसमें आएंगी? आपकी OPEC प्लस कंट्रीज में आएंगी। बट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट घुसना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी? OPEC कहाँ गया? हाँ, OPEC थी। बगदाद कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट था, किसने लेफ्ट किया वो इंपॉर्टेंट था, काम क्या है इसका, बस वो इंपॉर्टेंट था। इससे ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे कि आ गई इंटरनेशनल, हमारी लगभग जो हो गई है, एक आधी कुछ छूट गई होगी तो वो खुद से देख लेना। अब हम आ चुके हैं अपनी वाली ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले क्या आता है? एशियान।
ठीक है, तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद ये फॉर्म हुई थी, फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। ये याद रखना है आपको। फॉर्मेशन डेट इसकी कब है, 8 अगस्त, अगस्त क्या होता है अगस्त, 8 अगस्त 1967, अगस्त ही बोलूँगा। उसके बाद लेटर इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, जैसे ब्रूनी, BRUNEI, ब्रूनेई बोलो, जैसे भी बोलो, वियतनाम, उसके बाद लाओस, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद आपका कंबोडिया। ठीक है, इसमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे पॉपुलर कौन सी, पॉपुलर बोल रहा हूं, पॉपुलस कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया। ये कहाँ आ गया, इंडोनेशिया सबसे पॉपुलस है। और उसके बाद दूसरा कौन है आपका लीस्ट पॉपुलस की बात करूं तो ब्रूनेई क्या है, लीस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, इतना याद रखना आप। और एस्टेब्लिश कब हुई थी, एस्टेब्लिश तो बता दिया, किसके थ्रू हुई थी, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी इसमें से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एस्टेब्लिश हुई थी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो कौन सी है आपकी, एशियान है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स है आपका इसका जकार्ता, JAKARTA, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है क्या, 1 विजन 1 आइडेंटिटी, कई बार मोटो पे भी सवाल आता है, 1 कम्युनिटी, क्या है इसका मोटो है। बात करूं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की तो इसका है हार्टोनो धरसोना करके, इसका पहला सेक्रेटरी जनरल, जो कि कहां से है, इंडोनेशिया से है, इंडिया नहीं, इंडोनेशिया, याद रखना। उसके बाद मैं बात करूं आपका इसका प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है, एक बार फिर बोल रहा हूं ये चीजें जो है वो बाद में याद रखनी पड़ेंगी आपको, मतलब ये बाद में देखनी पड़ेंगी क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम में चेंज हो जाए। तो काओ किम HOURN हॉर्न, कंबोडिया से ये भी है, इनका क्या है, ये प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इसका। फर्स्ट समिट की अगर मैं बात करूं कहां पे हुई थी इसकी, फर्स्ट समिट जो है वो कहां पे हुई थी, बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद मैं बात करूं अगर 45th समिट की, जो है 2024, 45th समिट कहां पे हुई थी, लाओस में हुई थी। 46th समिट की बात करूं 2025, तो क्या है इसका, मलेशिया। 47th समिट की बात करूं तो फिलीपींस। अब मुझे आपको ये बताना है कि 47 समिट जो फिलीपींस है इसका थीम मुझे बताना है, मोटो थीम जो भी है इसका मुझे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या है इसके बाद, और अब कई बार क्वेश्चन आता है एक एशियान के एम्बलम पे। ठीक है, एशियान के एम्बलम पे। अब मैं अगर एम्बलम की बात करूं तो इसमें क्या है, एक ऐसा मतलब ऐसा होता है, बाहर नीला गोल सा होता है और अंदर क्या होता है, अंदर सारा आपका, एक सेकंड को जरा, अंदर आपका सारा जो है वो ऐसे लाल कलर से फिल होता है। तो ऐसे करके कुछ इसका मैंने पहले आपके लिए बना दिया, ऐसे करके कुछ इसका सिंबल होता है, बट हमको सिंबल याद नहीं रखना। इसमें से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भैया इसमें एशियन एम्बलम में कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से कलर जो है वो यूज हुए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ब्लू कलर इसमें यूज हुआ है, एक सेकेंड रुको, हाँ ब्लू कलर इसमें यूज हुआ है। उसके बाद रेड कलर इसमें यूज हुआ है, उसके बाद येलो कलर इसमें यूज हुआ है, और दूसरा आपका लास्ट क्या आ गया, व्हाइट। ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है, तो ये 4 कलर ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद एंथम क्या है, एंथम इसका, एंथम क्या है इसका एंथम है द एशियन वे। ठीक है, ये क्या है इसका एंथम है। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है इसमें से कि एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग ADMM जो है उसको बोला जाता है ADMM। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है 10 कंट्रीज प्लस 8 कंट्रीज जिसमें क्या है इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, तो एक होता है आपका एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, अब एक है क्या आपका एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, जब प्लस लग गया तो उसमें प्लस 8 कंट्रीज और आ जाएंगी। अब ये इस बार की अगर मैं बात करूं तो ये 12th हुई है, 12th कहां पे हुई है, ये 2025 1 नवंबर 2025 में हुई है। और हुई कहां पे है ये आपकी, ये हुई है आपकी कुआलालंपुर, QUALUMPUR, बताओ कहां पे है ये। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है जो आपको याद रखना था। प्रेजेंट का भी बता दिया, सारा बता दिया, किस डिक्लेरेशन से हुआ था, कौन सी मीटिंग है, किस नंबर की मीटिंग है, कहाँ पे है, वो सारा बता दिया आपको। फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था, सेक्रेटरी जनरल, प्रेजेंट, पहला, मोटो, हेडक्वार्टर्स, कौन सी डिक्लेरेशन है, कौन कौन से मेंबर्स है, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बहुत सारा बच्चा इसमें से कंफ्यूज होगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग बढ़ते हैं किस पे, सार्क पे। किस पे बढ़ेंगे अगला, सार्क पे बढ़ेंगे। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखो। इसमें से कुछ निकाल पाओ लेक्चर से तो बहुत अच्छा, नहीं निकाल पाओ तो फिर आपकी मर्जी है। और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर मुझे सेशन को चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेशन की डिमांड होती है मैराथन सेशन, ये बहुत मतलब आपको लगता है कि ये 1.5 घंटे 2 घंटे का, लेकिन इसमें पूरी मेहनत चाहिए होती है। हर एक चीज़ मुझे साथ में रखनी पड़ती है। अब मेरा भी दिमाग है, सारी चीज़ें तो मुझे भी याद नहीं होंगी। सार्क के बारे में अगर 15 पॉइंट है तो 15 पॉइंट तो मुझे भी याद नहीं होंगे, मुझे भी तो ये कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे। तो इसमें मेहनत बहुत जाती है, तो इसीलिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, सार्क में क्या है आपके पास, सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये तो डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है। ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया, जिसमें क्या क्या आता है आपका, जिसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद आता है अफगानिस्तान, उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश, उसके बाद आता है आपका भूटान, उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल के बाद आता है आपका मालदीव्स, और उसके बाद आता है आपका श्रीलंका। ये है ग्रुप ऑफ सार्क कंट्रीज। एस्टेब्लिश हुआ था आपका कब, 1985 में 8 दिसंबर को। कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है भैया, हेडक्वार्टर्स है इसका काठमांडू नेपाल में। उसके बाद एक मैं अगर बात करूं कि इंडिया ने एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च की थी, SAARC सार्क सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की थी फॉर ऑल इट्स मेंबर्स, बट पाकिस्तान ने उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अगर मैं बात करूं 18th सेशन इसका हुआ था कहाँ पे, काठमांडू 2014 में। लास्ट मेंबर जो है, लास्ट मेंबर टू ज्वाइन, लास्ट मेंबर लिख लेता हूं, लास्ट मेंबर टू ज्वाइन अफगानिस्तान था 2007 में। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात करूं, बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसका कौन था, अब्दुल एहसान इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, जो कि कहाँ से था, बांग्लादेश से। करंट सेक्रेटरी जनरल क्योंकि डायनेमिक है तो एक बार देख लेना, मोहम्मद गुलाम सरवर जो है इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है, जो कि कहाँ से है, अगेन बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसका आइडिया किसने दिया था, आइडिया वाज गिवन बाय ज़ियाउर रहमान, बहुत बार अंधाधुंध बार ये पूछा जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर फर्स्ट समिट की, तो फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी, ढाका में। 19th समिट की बात करूं तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद 2016, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। 19th समिट इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी। अब 2-3 पॉइंट इसमें और पूछे जाते हैं, जैसे है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल पूछा जाता है कहाँ पे, इस्लामाबाद पाकिस्तान में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपके पास सार्क डेवलपमेंट फंड थिम्पू, थिम्पू भूटान में। उसके बाद पूछा जाता है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पे है आपका, गुजरात में है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, लिख लो, हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए ये भी, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड। अब क्योंकि मैं इतना साफ साफ नहीं लिख सकता, देखो मैं सजा सजा के लिखूंगा ना, ऑर्गेनाइजेशन, एक तो बोलने में भी इतना आसान हो जाएगा, ऊपर से लगेगा तो आपको सही, लेकिन टाइम जो है वो 1 घंटे का, 2 घंटे या 2.5 घंटे का लेक्चर चला जाएगा। तो इसीलिए पेन कॉपी, इसीलिए मैंने बोला साथ रखना, ढाका बांग्लादेश। तो इतनी चीज़ें जो है आपको इसमें याद रखनी थी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, सार्क में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, सार्क में प्रॉब्लम थी पाकिस्तान। अब इससे बचने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या बनाया गया, बनाया गया क्या, बिम्स्टेक, BIMSTEC। क्या हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज प्रेजेंट अराउंड द बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्री है, क्या बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कब आई, कॉर्पोरेशन, सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं कॉर्पोरेशन, कब आई फोर्स में, 1997 में ये क्या आई, फोर्स में आई, सॉरी। उसके बाद मैं बात करूं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, इट इंक्लूड्स, सबसे पहले तो आपका आ गया, मैं इसी हिसाब से चलता हूँ, जैसे बी से है तो बी से मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं बांग्लादेश आ गया, और बी से एक और था, मैं क्या कर लेता हूँ, बी से बांग्लादेश भी है और भूटान भी लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे आई, तो आई से मेरा क्या आ गया, इंडिया आ गया, प्यारा भारत। उसके बाद यहाँ पे मेरा एम है, तो एम से क्या आ गया, मेरा म्यांमार आ गया। उसके बाद मेरा क्या आ गया, यहाँ पे टी है, सॉरी पहले एस है, तो एस से क्या आ गया, श्रीलंका आ गया।
टी है तो टी से क्या आ गया अपना थाईलैंड आ गया। ठीक है, तो ये कंट्रीज क्या आ गई आपकी बिम्स्टेक की कंट्रीज आ गई। हेडक्वार्टर्स की बात करूं अगर तो हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसका, ढाका बांग्लादेश में है। ये भी एस्टेब्लिश हुआ थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। बताओ जरा कौन सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन सा बताया था कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ, एशियान, तो ये भी हुआ था एस्टेब्लिश थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। अर्लियर इसमें क्या थे, 4 मेंबर्स थे सिर्फ। अर्लियर इसमें क्या थे, 4 मेंबर्स थे ओनली। कौन कौन से थे वो, BIST, ठीक है, बिस्ट आप लोग बोल सकते हो, या फिर ISBT आप ऐसा याद रखते हो, तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल। आप कहीं पे भी दिल्ली जाते हो या कहीं पे भी मतलब आप जाओ ना, मतलब बिग स्टेशन पे, तो आपके पास एक बस स्टैंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेशनल बस टर्मिनल जो है ऐसा बोला जाता है। तो आप लोग इस तरीके से याद सकते हो। ISBT, जैसे दिल्ली की बात करूँ तो ISBT कश्मीरी गेट ऐसा बोला जाता है। तो इतना याद हो सकता है आपको। तो आई से क्या गया, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड, ये इसके क्या थे, अर्लियर 4 ही मेंबर्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको देखा जाता है, सीन एज एन अल्टरनेटिव, ठीक है, सीन एज एन अल्टरनेटिव फॉर सार्क। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको देखा जाता है एज एन अल्टरनेटिव टू सार्क, वो क्या है हमारे पास, बिम्स्टेक है। सार्क का अल्टरनेटिव क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पाकिस्तान, लेकिन बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट में अगर आगे बढ़ूं, नेक्स्ट आपके पास क्या चीजें आ गई, नेक्स्ट आपके पास आ गई SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओरिजिनेट कहां पे हुई है, सॉरी, ओरिजिनेटेड ORIGINATED, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शंघाई 5, SHANGAI, शंघाई 5 से ओरिजिनेट हुई है। कब, 1996 में। अब इसमें कौन कौन आता है भैया, काजी साहब, मतलब कजाकिस्तान, अब स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किर्गिस्तान, KIRGISTAN, तजाकिस्तान, TAJIKASTAN, तजाकिस्तान। उसके बाद आता है इसमें चाइना, और उसके बाद क्या आता है, ज्वाइन किया गया उज्बेकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, और उसके बाद फाइनली रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया। तो ये सारे क्या आ गए, आपके SCO के मेंबर्स आ गए। 2001 में इसको बोला गया, फाइनली इसको क्या बोला गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको बोला गया। ठीक है, उसके बाद पहले क्या था, देखो शंघाई 5 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद रशिया ने ज्वाइन किया। उसके बाद 2001 के बाद इसको क्या बोल दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल दिया गया। उसके बाद 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2015 में इंडिया एंड पाकिस्तान इसके क्या बन गए, मेंबर्स बन गए। ठीक है, 2015 में इंडिया और पाकिस्तान क्या बन गए, इसके मेंबर्स बन गए। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है, मेंबर्स कहां पे बने, ये ऊफा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊफा बताया था ना, ऊफा क्या है, ऊफा डिक्लेरेशन बताई थी, कहां पे बताई थी जरा, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ऊफा डिक्लेरेशन आपको बताई थी कहां पे, 2015 में आपको बताई थी, ब्रिक्स के आसपास कहीं कुछ बताया था मैंने। ठीक है, तो ये ऊफा क्या है, सिटी है रशिया में, तो वहां पे क्या उस समय हो सकता है 2015 में वहां पे सबमिट हुई हो, तो वहां पे क्या हो गया, ये मेंबर्स बन गए। 2017 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड वर्किंग, ये तो पहले मतलब यहां पे क्या हुआ था, यहां पे ज्वाइन हुए थे, मेंबर बने थे, यहां पे क्या बने थे, यहां पे मेंबर बने थे, लेकिन 2017 में स्टार्टेड वर्किंग इन SCO। इन 2021 ईरान ने ज्वाइन किया, ईरान ने क्या किया, ज्वाइन किया। रिसेंट मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में हुई है इसकी 23rd मीटिंग। हेडक्वार्टर्स इसका कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक पूछा जाता है, RATS, रैट्स। रैट्स में क्या आ जाता है, अब क्योंकि उज्बेकिस्तान का नाम आया ना, तो इसीलिए मैंने इसको रैट्स में यहाँ पे बता दिया कि रैट्स क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद फाइल्स आपने देखी होगी मूवी, तो उज्बेकिस्तान ताशकंद में क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद इसको बोला जाता है SCO को, ऑल्सो नोन एज, AKA क्या है, ऑल्सो नोन एज नाटो ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है, नाटो ऑफ एशिया। नाटो क्या है, मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, तो SCO को क्या बोला जाता है, नाटो ऑफ एशिया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब नाटो की बात हुई है तो थोड़ा सा नाटो के बारे में देख लिया जाए, NATO, नाटो के बारे में देख लिया जाए। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला जाता है, नाटो। फाउंड कब हुआ, 1949 में। वाशिंगटन ट्रीटी के अंडर, WASHINGTON, वाशिंगटन ट्रीटी, याद रखना। ये क्या है, एक सिक्योरिटी अलायंस है। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जो आपको याद रखना है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि अगर
आर्टिकल 5 नाटो का क्या बोलता है कि अगर एक कंट्री पे, मतलब ये बोलता है कि अटैक ऑन या फिर अटैक अगेंस्ट एनी वन एलाई इज द अटैक ऑन नाटो, मतलब किसी एक नाटो कंट्री पे अटैक मतलब नाटो पे अटैक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कब आया? आर्टिकल 5 आपका इन्वोक हुआ था एक बार, इन्वोक्ड वंस आफ्टर 9/11 अटैक, ठीक है। बट इतना पूछा नहीं जाता आपको, बट मैं अब पॉइंट्स मेरे पास थे कहीं पे तो मैंने पढ़े थे तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया। उसके बाद हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है। 32 इसके मेंबर्स हैं। आई थिंक स्वीडन जो है उसने लेटेस्ट ज्वाइन किया है 2024 में। उसके बाद और एक बार देख लेना, हो सकता है किसी और ने ज्वाइन किया हो। कई बार एक बार ये भी मेंशन कहीं पे होता है, नाटो प्लस भी मेंशन होता है। इसमें क्या होता है, नाटो कंट्री तो है ही है, प्लस 5 और कंट्रीज़ हैं, जिसमें क्या आता है प्लस 5 कंट्रीज़ में? ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, जापान आता है, इजराइल आता है, प्लस साउथ कोरिया आता है, ठीक है। ये भी कहीं कहीं पे मेंशन किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक दो चीज़ों की बात और कर लेता हूं, जैसे यूरोपियन यूनियन, EUROPEAN, यूरोपियन यूनियन। मैक्सिमम मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पहले तो हेडक्वार्टर्स इसका ब्रुसेल्स, BRUSSELS, कहाँ पे? बेल्जियम में। अब ये है ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज इन यूरोप, ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज इन यूरोप, ठीक है। योद्धा अर्लियर आइडिया जो था वो कहाँ पे आया था? अर्लियर आइडिया जो था इसका कहाँ पे आया था? एट यूनिवर्सिटी ऑफ, पूछा जाता है कई बार, ज़ूरिच, ZURICH, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे इसका आइडिया जो है वो दिया गया था। कब की बात है ये? 1946 की बात है। उसके बाद स्टार्टिंग में 6 कंट्रीज जो हैं उन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया था, जैसे बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, लग्जमबर्ग है और नीदरलैंड है। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, बट इन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया कि यूरोपियन यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस थ्रू मैस्ट्रिट, MAASTRICHT, मैस्ट्रिट ट्रीटी। इसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आया था, सॉरी, कब? 1992 में। उसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2000 एक सेकंड रुको जरा, 2007 में एक इसी के अंडर एक ट्रीटी साइन की गई थी। क्या? लिस्बन ट्रीटी। क्या साइन की थी? लिस्बन ट्रीटी। इसको याद नहीं रखना आपको आगे, बट इतना याद रखना है कि लिस्बन ट्रीटी किसके अंदर आता है? आपका यूरोपियन यूनियन। 2007 में साइन हुई थी। 2020 में यूके ने लेफ्ट कर दिया था यूरोपियन यूनियन को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मैं चाहता तो नहीं, बट एक वीज़ा की बात होती है, शेंगियन वीज़ा, SCHENGEN, शेंगियन वीज़ा की बात होती है। इसमें क्या होता है, कुछ शेंगियन एरियाज होते हैं, मतलब जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, उसको अगर विजिट करना हो तो हमारे पास कौन सा वीज़ा लगता है? आपका शेंगियन वीज़ा। बट मैं इतना डीप में इसमें जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए इसको यहीं पे रखो। उसके बाद आपका बता देता हूँ थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी इसमें क्या है, 55 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ऑफिशियली लॉन्च किया गया था कब? 2002 में। 55 कंट्रीज़ है कहाँ की? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। 2002 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? ज़्यादा आपको नहीं देखना है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? यूथोपिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक इंपॉर्टेंट और, जो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्वाड कंट्रीज़ के बारे में। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है आपकी? US आती है, जापान आती है, इंडिया आती है और आपकी ऑस्ट्रेलिया इसमें आती है। बहुत बार बच्चा इसको भूल जाता है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब थोड़ा सा आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानना नहीं है, सब सिर्फ आपको ये जानना है कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो उनके बारे में थोड़ी सी जो 5, 7, 10 और बचती हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आती है आपकी इंटरनेशनल, IN ऐसे मैं लिखूंगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन। क्या लिखूंगा? इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, आगे मैं क्या लिखूंगा? इनके हेडक्वार्टर्स लिखूंगा। तो इसका हेडक्वार्टर्स क्या है आपका? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, ठीक है। कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद UN वुमेन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आपका? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं UNDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लिख लेता हूँ। UN, एक सेकेंड रुको, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वेना,
ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। और अगर मैं रीजनल ऑफिस की बात करूं इसकी, तो रीजनल ऑफिस इसका कहां पे है, अपना न्यू दिल्ली में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद आपका आ गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर्स आई थिंक मैं बता भी चुका हूँ क्या, ये मैं भूल गया, बताया है तो नहीं बताया तो, नायरोबी कीनिया में। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या, ये रिपोर्ट्स कुछ पब्लिश करता है। ठीक है, रिपोर्ट्स पहली क्या पब्लिश करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। दूसरी ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट या फिर एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये दो रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है जो कि ये पब्लिश करता है। UNEP नायरोबी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कैसे याद रखना है, डेवलपमेंट हो रही है तो मतलब न्यू डेवलपमेंट हो रही होगी, तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। अब ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका क्या नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका नाम हो गया। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो यूनेस्को में आपको बता चुका हूं, ब्रिक्स में आपको बता चुका हूं। यूनेस्को की मैंने शायद आपको रिपोर्ट बताई कि नहीं, मैं भूल गया बताई कि नहीं, अगर नहीं बताई है तो एक बार फिर से देख लो। यूनेस्को के पास भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करता है, जो कि क्या है, एक तो है आपकी जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, और दूसरी है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट्स भी कौन है, यूनेस्को पब्लिश करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपकी कुछ ट्रीटीज़ हैं, मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। जैसे पहली है न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बैन ट्रीटी, याद रखना ये भी। ये क्या बोलती है कि कंप्लीट बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट एंड ऑल न्यूक्लियर कंट्रीज। ठीक है, और मतलब ये बोलती ये थी कि कंप्लीट बैन लगाओ किस पे, न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, लेकिन सारे न्यूक्लियर कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया गया है। 2017 में बात की गई थी इसकी, और एनफोर्स कब हुआ था, ये एनफोर्स हुआ था 2021 में। और इसको नोबेल पीस प्राइज, पीछे भी मैं आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस बता चुका हूं जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, इसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला है कब, 2017 में। उसके बाद एक ट्रीटी आपके पास और है, कौन सी, नॉन PROLIFERATIO है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। मतलब ये कहती थी, इसका कहना था कि नो इंक्रीज इन न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज नहीं करना है। लेकिन क्या कोई मजाक चल रहा है क्या, किसने साइन नहीं किया है भैया, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, ये कुछ कंट्री है जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रीटी आई, क्या, न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अभी मैंने आपको एक ट्रीटी बताई थी बैन वाली, लेकिन ये न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996, इसको किसने ज्वाइन नहीं किया है, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आपका, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका वेना में। ठीक है, वेना ऑस्ट्रिया में। ये क्या बोलती है, फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, किसके लिए है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद अगला मेरे पास आ गया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपका, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अब ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम्स आपको पूछा जाता है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पहली रिपोर्ट क्या है आपकी, ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट। क्या, ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट। उसके बाद दूसरा आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तीसरा आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, चौथा आपका आ गया
इनक्लूसिव, INCLUSIEV, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हो। देखो अब ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना, मैंने आपको हमेशा जब मैंने आपको बताया है कि आपको करंट अफेयर्स या जीके या कहाँ से पढ़नी है, आपके पास एक मैगजीन मैंने आपको बोला था बहुत बार, स्पीडी करके एक मैगजीन आती है, ये आपके पास बेस्ट रहेगी, छोटी सी है, 100-110 की है, लेकिन पूरे साल की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि यही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, ISA जिसको बोला जाता है, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन 2015 में किस किसने स्टार्ट की थी भैया? इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट की थी। हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये सारी हमारी पढ़ाई हुई। आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। 1.5 घंटे से ज़्यादा लेक्चर है। अब देखो, अब मेरे से नोट्स मांगोगे, देखो अब यहाँ से देखना शुरू करो, क्या आपको ये समझ आएगा? ये तो फिर मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखा है, ऊपर जो है ये आपको समझ आएगा। ऐसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आपको नहीं समझ आएंगी जब तक आप अपने खुद से नोट्स खुद से नहीं लिखोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये चीज़ अपना खुद से पढ़ा करो, खुद से लिखा करो, उस चीज़ से आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं कोशिश क्या करूंगा, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, इस लेक्चर को मैं यहीं तक करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर आपके लिए लाऊं जिसमें मैं क्या करूंगा कि जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं ना, सारे के सारे मतलब एक पेज पे ही लिख के, एक सिंगल पेज होगा वो मेरा A4 साइड शीट जो है, उस पर सारा का सारा मैं आपको शॉर्ट नोट्स पे सारा बता दूंगा किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। आपको याद रखने का तरीका जितना भी मैंने पढ़ा रखा है सारा का सारा आपको एक शीट पे दिखेगा, और एक शीट पे भी मतलब सिंगल साइड पे, अगर मैंने चाहूंगा तो सिंगल साइड पे उसको बना सकता हूं, बट आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। आज का लेक्चर मैं यहीं रखूंगा, लेकिन लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर आपको करना पड़ेगा, सपोर्ट मुझे करना पड़ेगा, वीडियो को हाइप कर देना। डिमांड होगी तभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे पता है। डिमांड नहीं होगी, आपको पता है, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।